Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. I am going to share the solution of sample paper of mathematics with explanation amongst all of you. Hope that this solution will be useful to the schooling students of class 10. Let's see the first question of this sample paper. So here is the first question. If two positive integers a and b are written as x to the power 3 into y to the power 2 and b equal to x into y to the power 3, where x, y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a, b each. So hope that there is no problem to understand the question. हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं. इस सैंपल पेपर में देर आर 5 सेक्शन, ये 5 सेक्शन है ए टू ई, और सेक्शन ए के पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क के लिए है. तो अगर आप पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ए और बी दो प्राइम नंबर है, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है. इसमें बोल रहा है कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके एलसीएम से आप डिवाइड कर दीजिए. तो वैभव, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? No, sir. There is no problem to understand the question. Let's see what will be the answer of this question. Then this question has 4 options, A, B, C, D, और out of these 4 option, 1 option will be correct. इस 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर आप A और B को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा x to the power 4 into y to the power 5. एम आई राइट? मैं सही हूँ? ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x to the power 4 और y to the power 5. जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिएगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा x to the power 3 इंटू y to the power 3. आपके पास एलसीएम भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया. मतलब x to the power 4 को इंटू y to the power 5 को आपको डिवाइड करना है x to the power 3 और y to the power 3 से. तो चूंकि जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, एम आई राइट? आपको है ना? तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर. तो सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी. तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. यदि आप बी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क या 1 मार्क आपको मिल जाएगा. अदरवाइज फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो फिर आप अगर दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर इसमें 0 मार्क्स मिल जाएगा. अगर आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो आप लोग बता सकते हैं ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से होगा मैथ का? चैप्टर रियल नंबर से है. और आपका रियल नंबर में आपको बताता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कह के बताता है या एल्गोरिथम कह के बताता है, और वहाँ पर आपको बोलता है एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, है ना? वहाँ पर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, एलसीएम की बात नहीं आती है. तो आपका यहाँ पर एलसीएम पूछा है. तो सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स. तो हम लोग इस क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लिया कौन सा चैप्टर से था. और फिर हम लोग लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. रीड द सेकंड क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू. आप में से कोई the given linear polynomial y equal to f bracket x has. हाँ, इसको इसी तरह से पढ़ लेना है. द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, ब्रैकेट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज. यहाँ पर बोल रहा है कितना 0 है. तो अगर इस क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं ये कौन सा चैप्टर से होगा?
पॉलिनोमियल। जी पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम भी है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो बिल्कुल क्लियर कर लिए थे। क्या किए थे कि मतलब कोई भी कर्व, मतलब उसका जो ग्राफ होगा, जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ अगर x में है वेरिएबल, तो x एक्सिस को जितना जगह इंटरसेक्ट कर देगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। उसमें से आप लोग को बताए थे लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, जो आपके सिलेबस में पढ़ना भी है। अगर लीनियर होगा तो उसका एक ही जीरो होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो उसका 2 जीरो होगा, क्यूबिक होगा तो उसका 3 जीरो होगा। या फिर जब ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना जगह इंटरसेक्ट करेगा वही आपका नंबर ऑफ। इफ वी सी हियर देन ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 जीरो। एक्स एक्सिस को 3 जीरो में इंटरसेक्ट कर रहा है, सो द नंबर ऑफ जीरो विल बी 1 एंड इसका द वैल्यू ऑफ द जीरो विल बी 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा और जीरो का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन 2 में, तो कौन सा ऑप्शन टेली कर रहा है? तो आपका ऑप्शन बी टेली कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, रीड द क्वेश्चन नंबर 3, एनी वन ऑफ यू। आपने लेट्स एनालिसिस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपका कौन सा चैप्टर से लिया गया है? ये पहले क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं भाई कि ये कौन सा चैप्टर से है। 3 चैप्टर 3, 4 ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ये क्वेश्चन है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ये क्वेश्चन है तो आपको पता होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मेथड। हमारे पास कितना मेथड है इसको सॉल्व करने का? 3 कौन कौन? यूनिक हाँ, फिर ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सॉल्यूशन मेथड बहुत अच्छा बोल दिया भाई। क्या भाई ओंकारेश, कितना सॉल्यूशन मेथड है भाई? सर 2, एक इक्वल्स टू 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 इक्वल जीरो, और एक और है जो इक्वल है। हम है ना भाई, हम तो बतेबे करेंगे, हम तो बतेबे करेंगे ना। तो आपको इतना स्ट्रेस डालने का जरूरत ही नहीं है। ओंकारेश अपना माइक बंद करके चुपचाप सुन रहा है। बताओ, ये अब किताब खोल के देख रहा होगा आराम से। लाइव सॉल्यूशन है तो भाई बताओ। हाँ बताओ, कितना मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड है हमारे पास? सर 2 मेथड, एक ग्राफिकल मेथड है सर और एक सॉल्यूशन सर जिसको करते हैं। इसमें 3 पार्ट आता है सर, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों भाई वैभव कुमार, कुछ समझ में आया? यस सर। तो वी हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व द pair of linear equation in 2 variable. First one is known as the algebraic, second one is known as the graphical method. अगर आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे तो ये ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफिकल मेथड में यदि आप किसी भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 3 तरह का ग्राफ मिलेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर और ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये क्या है, पैरेलल है, मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसको कन्वर्ट कर दिया है अलजेब्रिक मेथड में। जब अलजेब्रिक मेथड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा सर। मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, यही जाएगा ना? c1 by c2 यही जाएगा ना जी? यस सर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके लिए नंबर मिल जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एनालिसिस भी कर दिया। ये कौन सा चैप्टर से था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है वो बता दिए। आपका पहले ग्राफिकल जाएगा, अलजेब्रिक जाएगा, फिर अलजेब्रिक का भी मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अभी के करंट सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया, यही ना जी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 Write the nature of truth of the quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 equal to 0. चलिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं भाई। ये है कौन चैप्टर से? The quadratic equation that is both sides. चलिए चैप्टर 4, आपको नंबर ऑफ चैप्टर भी पता है, बहुत अच्छी बात। ये चैप्टर 4 से है, आपको ये भी पता है। हमारे सिलेबस में नेचर ऑफ रूट पूछ भी रहा है, तो नेचर ऑफ रूट को आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? उसके लिए आपके पास कुछ फार्मूला, कुछ B square minus 4AC. तो आप ABC कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C? So the coefficient of x square is a, the X coefficient square of मिलेगा। और हाँ the भाई, coefficient एक of एक कर x एक square एक करके is बोलना होगा, से 1 by 1 एक the करके। coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and coefficient constant term is c. हमको तो लग रहा है बुक खोल खाल के रखे होंगे। वीडियो तो आप लोग का ऑफ है भाई। नहीं वीडियो सर, बुक नहीं खोले। तो हम कैसे जानेंगे? वीडियो तो भाई आपका ऑन ही नहीं है, तो कैसे देखे कौन स्थिति में नहीं देख है? लीजिए। देखिए वैभव कुमार टनाटन स्थिति में है, आप तो पूरा छते दिखा रहे हैं, तो कैसे होगा? हैं? छत नहीं है सर, वहाँ पेड़ है सर, बुक नहीं खोले, वही दिखा रहे। अच्छा चलिए, बुक नहीं खोले हैं। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ये पकड़ लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। नेचर ऑफ रूट के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? क्या क्या जानकारी है? No real roots, two distinct and two equal roots। और फिर ये एक ये तो भाई ऑप्शन है, पहले तो आपके पास जानकारी क्या है वो तो जान ले, नेचर ऑफ रूट का। सर वही बताया। हाँ बताओ, बताओ। हाँ बोलो, बोलो। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है पहला, फिर दूसरा टू इक्वल रूट्स, और तीसरा नो रियल रूट्स। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना। पहले बी स्क्वायर माइनस 4AC फाइंड आउट अच्छा किया जाएगा। अच्छा, ठीक है हो, पहले बी स्क्वायर माइनस 4AC फाइंड आउट करो, और बाद वैल्यू बैठावा, तो फिर वैल्यू, ये हो गया ऑप्शन। तो वैल्यू जो जो आएगा ना, वैल्यू जो आएगा उसको 0 से कंपेयर करना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू कितना आ गया इसमें? -36। वाह रे बाबा, -36। क्या भाई ओंकारेश कुमार? सर इसका पूरा निकाले आंसर, वो बताया। आंसर छोड़ना भाई, पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4AC तो निकालो, कितना हुआ? हाँ, कितना हो गया? तो 36 minus 4 into 9 into 2। हाँ, कितना हुआ? तो 36 minus 72, हाँ, कितना हुआ? फिर -36। वाह वाह वाह, वेरी गुड। यही निकाल में तो भाई जीते जी, आंसर है जीते। कैसे हुई? बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 36 36 माइनस 4AC। ठीक है, तो -4 इंटू 9 इंटू -2, तो 9 चौका 36, 36 दूना 72, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना जी। तो 36 प्लस 72 जोड़ने से क्या होगा? कितना भेलै जी? सर 108। तब 108। 108 को आप कंपेयर करबे, किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। ये 0 से बड़ा है यस सर। कि 0 से छोटा है कि 0 के बड़ा है। बराबर है?
108 जीरो से बड़ा है, छोटा है, बराबर है की है? बड़ा है सर। तो बड़ा है तो की हतै? सी सी हतै सर डिस्टिंक्ट रूट इसी में होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 108 जीरो से बड़ा है, तो नेचर ऑफ रूट में आएगा ना जी, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल, यही तीन चीज है जी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10। नेचर ऑफ रूट यही होगा ना, रियल एंड अनइक्वल होगा। रियल एंड अनइक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होगा। तो पहला क्या बता रहा है ऑप्शन, बोलिए? नो रियल रूट्स। दूसरा तो ये two ऑप्शन equal ए, ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा नहीं। फिर क्या लिखा है? 2 इक्वल रूट्स, ये भी नहीं होगा, इक्वल तो होगा नहीं। फिर क्या लिखा है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और डी में लिखा है मोर देन 2 रियल रूट्स, तो 2 से तो ज्यादा होगा नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term is का हो वैभव भाई, समझ में आई ले? yes sir. क्या समझे? दो गो एपी है ना, देयर आर 2 एपीज है ना, जिसका फर्स्ट टर्म अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और फिर बोला कि दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। तो बताओ, इसका फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला, फोर्थ टर्म क्या होगा? a plus 3d. a प्लस 3d, वेरी गुड, बिल्कुल यही होगा, a प्लस 3d। तो पहला में भी -1 प्लस 3d होगा, और दूसरा में क्या होगा? -8 प्लस 3d होगा। बताओ तो अंकारेश खट से, -1 प्लस 3d, फिर हो जाएगा -8 प्लस 3d, -1 प्लस 3d में खट से घटाओ -8 प्लस 3d, कितना हो जाएगा? -7. का हो वैभव, घट जोड़ घटाव नहीं आता है? कॉमन डिफरेंस a2 -a1 करेंगे ना। हाँ भाई, -1 प्लस 3d, फिर माइनस लगाओ, -8 प्लस 3d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, बताओ क्या होगा? 7 होगा। तो भाई इसे बोलो ना, तो 7 कौन सा ऑप्शन में बोलो? ऑप्शन सी। तो इफ वी बिकम सक्सीड टू पिक आउट ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 5, देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू गेट 1 मार्क्स। हमको कोई समस्या नहीं होगा एक बार लेने से। अदरवाइज अगर उल्टा पुल्टा कर लेंगे, क्वेश्चन काफी इजी था। क्वेश्चन को एनालिसिस करने से, ये कौन सा चैप्टर से है ये क्वेश्चन? 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप देखें तो आपको क्या इसमें जानकारी मिला? पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से था। सर पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 2 से, तीसरा क्वेश्चन चैप्टर 3 से सर, चैप्टर 4, चौथा क्वेश्चन चैप्टर 4 से, और फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5। तो अभी हम लोग इसका सैंपल पेपर कर रहे हैं भाई, तो सैंपल पेपर इसी तरह से रहेगा। पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर से, मतलब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर पहला चैप्टर से रहेगा। सैंपल पेपर का यही मीनिंग होता है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 विल बी सी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Find the ratio in which the line segment joining 2, -3 and 5, 6 is divided by x. लेट्स एनालिसिस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का पहला पॉइंट क्या होगा? ये कौन सा चैप्टर से है? कौन सा चैप्टर से है बोलिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए आप पकड़ लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सिलेबस क्या क्या है? सर डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। अभी सर एरिया ऑफ डिस्टेंस और ये ट्रायंगल को शायद रिमूव कर दिया है, यही ना? यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से ये क्वेश्चन कहाँ से है बोलिए? डिस्टेंस फार्मूला से है कि सेक्शन फार्मूला से है? डिस्टेंस फार्मूला से है सर। चलिए डिस्टेंस फार्मूला से है। कौन बोला डिस्टेंस फार्मूला से है जी? सॉरी सर सेक्शन फार्मूला। अंदाजे मारिएगा, डिस्टेंस नहीं है तो सेक्शन में चल जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है जी। बताओ ओंकारेश किसमें है इसमें डिस्टेंस की सेक्शन? सेक्शन है सर। चलिए ये सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन है। अब जब सेक्शन फार्मूला से ये क्वेश्चन लेके चलिएगा तो ये कहाँ पर आ रहा है बताइए? कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? कहाँ पर इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है? कहाँ पर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस में, ठीक है? तो एक्स एक्सिस के एक तरफ का पॉइंट आपका हो जाएगा 2 - 3 और दूसरा हो जाएगा 5 6। अगर हम रेशियो ले लेंगे m और n, ठीक है, तो किसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा बोलिए? वाई का। y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाएगा तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? y इक्वल टू m y2 लिखेंगे प्लस n y1 बाई m प्लस n। y का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए? 0। चलिए 0 हो जाएगा। y इंटू एम प्लस एन कीजिएगा तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा? my2 प्लस हो जाएगा ny1। जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा? y1 का वैल्यू कितना है बोलिए? -3। चलिए -3 है। y2 का वैल्यू कितना है? 6। तो आपका हो जाएगा -3m प्लस 6n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिख लिए? जब आपका -3m राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 3m इक्वल टू 6n हो जाएगा। आपको यहाँ निकालना क्या है बोलिए? ओंकारेश m बाई n। तो m बाई n इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? सर 3/6। तो यहाँ पर 1/2 मतलब 1:2। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोलिए? ऑप्शन ए सर। तो hope that there is no problem to understand the solution or explanation of the question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ? कि दिक्कत है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन 6 के लिए हम लोग ऑप्शन ए ले लेते हैं तो हम लोग को क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और इसके लिए जो भी नंबर है वो मिल जाएगा। वैभव कुमार वीडियो काहे ऑफ कर दिए भाई? फेस टू फेस दिखाइए भाई। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। ओंकारेश वीडियो ऑफ रखा है? हाँ, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो फट से। XY is 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन मतलब समझ रहे हैं? यस सर। origin 5 ये units. बताइए तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये हाँ सर सर्कल सर। सर्कल से है। वाह, आप बताओ ओंकारेश कहाँ से है? सर ये हाँ बोलिए कहाँ से है? सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सर। जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उसमें 5 का वैल्यू बता रहा है। हाइपोटेनियस का। तो x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट वैल्यू जाएगा, y का भी इनफाइनाइट जाएगा। तो इसका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? कितना पॉइंट्स हो जाएगा? है ना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इट मींस दैट x और y का वैल्यू इनफाइनाइट होगा।
कोई भी पॉइंट लेंगे, एक ओरिजिन से है तो एक पॉइंट हो जाएगा 0 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई, उसमें कुछ भी रखेंगे वैल्यू आना चाहिए 5, हमको यही बोल रहा है। तो 0 0 में यदि हम एक वैल्यू 0 5 रख देते हैं तो उसमें भी 5 आ जाएगा। तो हम एनीथिंग कुछ भी ऐसा वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका एक दो सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारा हो जाएगा। सो द आंसर और करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग पेन पेपर नहीं पकड़े हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यही होता है, हम लोग इसको ऑरली कर ले, ठीक है। पेन पेपर अभी तक नहीं पकड़े हैं, वैसे ही लेके चल रहे थे और अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। B equal to B and EC equal to C. Express X in terms of A, B and C. एक बार बढ़िया से पढ़िए तो पूरा मजे से क्वेश्चन नंबर 8 को। In ABC, DE parallel to AB. If AB equal to A, DE equal to X, BE equal to B and EC equal to C. Express in terms of A, B and C. वाह, कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? Yes sir. क्या समझे? सर ट्रायंगल में DE और AB जो पैरेलल है, AB हम लोग का A दिया हुआ है, D इक्वल टू हम लोग का X है और B इक्वल टू B और EC इक्वल टू C। तो एक्सप्रेस बोल रहा है X का है ना, X को है ना एक्सप्रेस करने बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ABC में। इतना हड़बड़ा के बोलने से चलेगा जी? इतना हेजिटेशन में बोलिएगा तो आपका ट्यूशन पढ़ाइएगा तो स्टूडेंट में भाग जाएगा। हम ऐसा करने लगेंगे तो तुम लोग भाग जाएंगे। बता तो ओंकारेश क्या बोल रहा है इसमें? सर हम लोग को गिवन है ट्रायंगल एबीसी जिसमें सर डीई एक पॉइंट, दो पॉइंट ट्रायंगल में दोनों एबी सीसी में रिस्पेक्टिवली, और सर डीई पैरेलल एबी है। इस एबी हम लोग का ए दिया हुआ है और डीई एक्स दिया हुआ है, डीई बी दिया हुआ है और डीई सी दिया हुआ है। एक्स इन टर्म्स ऑफ एबी है। छोड़ ना जी, इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है कि एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, डी का वैल्यू पूछ रहा है, यही ना। इतना लंबा चौड़ा बोलेगा तो हो गया। किसका वैल्यू पूछ रहा है? एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स कौन वाला डिनोट कर रहा है? डी, माने इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। कहाँ से है ये क्वेश्चन? ट्रायंगल से। ट्राइंगल से है। चलिए ट्राइंगल से कहाँ से रिलेटेड है ये? सर हम लोग सर थ्योरम 2 से। तो बताओ जी, थ्योरम 2 का कोनो नाम तो होगा ना, अंदाजे? यस सर, थेल्स थ्योरम। हाँ, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है वो वैभव? पीपीटी थ्योरम है सर, उसका फर्स्ट पीपीटी थ्योरम। पीपीटी थ्योरम मैंने पढ़े में दिक्कत है तो चलो छोटे में मार दो बीपीटी। देखो ओंकारेश कैसे बोलता है, सुनो बढ़िया से बोलो ओंकारेश। सर थेल्स थ्योरम और सर ये सर हाँ जी, तुम लोग इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता है ना, गड़बड़ तो नहीं ना है? इंग्लिश मीडियम में कहाँ पर है तुम लोग? बेसिक प्रोफेशनलिटी बोलने में दिक्कत है जी। इसको हिंदी में बोला जाता है आधारभूत अनुपातिकता का परिमय। तो उसी से रिलेटेड है। तो आपका ए बी पैरेलल डी दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? रेशियो ऑफ साइड क्या होगा? इक्वल होगा सर। तो चलिए क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी सी इक्वल टू बी बाई ई सी हो जाएगा, या ए बी बाई डी इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। तो जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो कैसे कैसे फाइंड आउट होगा बोलिए? सर हम पहले सिमिलर कर दिए ट्रायंगल को, ए बी सी को, डी ई सी को, तो उसमें से हम लोग का ए बी बाई डी ई आया और फिर उसके बाद
DE by AB आया, EC by QC आया इक्वल्स टू DC by AC आया, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप थेल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए क्या, यहाँ पर डी चाहिए, ए बी दिया हुआ है, बी दिया है, ई सी दिया हुआ है, ए बी आपको है, बीई आपके पास है, ई सी आपके पास है, तो क्या लगाइएगा? अगर मिड पॉइंट रहता तो पैरेलल एंड हाफ होता है, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट बोला नहीं है, तो आप कोई भी दो रेशियो ले लीजिए ना भाई। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई सी आपका सिमिलर भी हो जाएगा, है ना? अगर पैरेलल है तो एंगल ए इक्वल टू डी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू ई हो जाएगा, और आपका एंगल सी दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल डी ई सी और ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका रेशियो ऑफ साइड क्या होता है, बोलिए? इक्वल होता है। तो आपको जो जो जरूरत होता है लिख दीजिए ना भाई। तो ए बी बाई डी इक्वल टू कर दीजिए ए सी बाई डी सी, ठीक है, या ए बी बाई डी इक्वल टू कर दीजिए बी सी बाई ई सी। आपके पास ई सी का भी वैल्यू है, आपके पास बी का भी वैल्यू है, बी और ई सी आप जोड़ दीजिएगा तो आपको बी सी आ जाएगा। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए सी बाई बी प्लस सी, एक्स का वैल्यू या डी का वैल्यू आ जाएगा ए सी बाई बी प्लस सी। आप लोग लिखिए अपना, थोड़ा सा यहाँ पर रफ का जरूरत पड़ जाएगा। राइट डाउन, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी आर सिमिलर, लिखे? यस सर। देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में लिखिए ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई सी। तो ए बी बाई, नेक्स्ट लाइन में लिखिए ए बी का वैल्यू कितना है, ए है, और डी का वैल्यू कितना है, एक्स, बी है, बी। तो ए बाई सॉरी डी का वैल्यू एक्स है, तो ए बाई एक्स लिखिए, और फिर आप बी सी का वैल्यू लिखिए। बी सी का वैल्यू हो जाएगा बी प्लस ई सी, माने बी प्लस सी, और ई सी का वैल्यू लिख दीजिए, आपका सी है। अब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए सी बाय बी प्लस सी। ठीक है, तो बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन ट्राइंगल वाले चैप्टर से था, और थेल्स थ्योरम के साथ साथ अगर सिमिलर ट्राइंगल की आइडिया अगर हमको आ जाता है तो ये क्वेश्चन और इजीली बन जा रहा था। तो इस क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोलता है। रीड द क्वेश्चन नंबर 9, रीड कीजिए। सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड chord PQ make an angle 50 degree with the tangent PR at the point of contact P. Find the angle made by the chord at ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या है बोलिए? ओ सेंटर है ऑफ ए सर्कल, कोड PQ है, और एन एंगल 50 डिग्री है टेंजेंट आर के साथ। कितना है? 50 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओ पी क्यू कितना हो जाएगा? पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हाँ ठीक है, 100 ही आंसर होगा। तो ये पहले निकाल लेना होगा ना। तो माने रेडियस क्या होता है टेंजेंट पर? 90 डिग्री होता है सर। हाँ, परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री, उसमें से आपका एंगल आर पी कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। तो अगर 90 में 50 चला जाएगा तो कितना होगा? 90 माइनस 50 इक्वल टू व्हाट? तो आपका ओपी और ओक्यू क्या होगा बोलिए? इक्वल होगा सर। रेडियस होने के कारण इक्वल हो जाएगा। और ट्राइंगल ओ पी क्यू कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? तो दोनों एंगल आपका कितना का हो जाएगा? 40 का।
और सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप 180 में 80 माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा? 100 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर ऑप्शन बी आप इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आपको 0 नंबर मिल जाएगा। Of that there is no problem to understand the explanation of this question. इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझने में या सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कि दिक्कत हुआ क्या? No. देयर इज नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और आज का क्लास ओवर करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। A quadrilateral PQR is drawn to circumscribe a circle. ठीक है, PQ दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, RS दिया हुआ है, आपको SP पूछ रहा है कितना होगा बोलिए। सर्कमस्क्राइब माने समझते हैं? यस सर, उसके अंदर सर्कल बन जाएगा। चलिए, उसके अंदर सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल बन जाएगा तो टेंजेंट से रिलेटेड है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, कीजिए, बाहर में टेंजेंट लगाइए। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है सर। तो इक्वल होता है। तो आप जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगला क्लास में फिर हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कल तो इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डू रेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सैंपल पेपर। आज का क्लास यहीं पर ओवर कर देता हूँ।